जी बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास? हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था कैश एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट के नाम से, और उसके अंदर पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया था कैश मैनेजमेंट क्या होता है। देन उसके बाद हमने आज जो डिस्कस करना है वो है सिक्योरिटीज मैनेजमेंट। तो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटा फ्रॉम द प्रीवियस क्लास यू कैन आस्क। ओके, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो बेटा स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ओके बेटा, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था कैश मैनेजमेंट का। उसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि कोई भी कंपनी अपने कैश को किस तरह से मैनेज कर सकती है। देखिए, कैश इज अ ब्लड फॉर अ कंपनी। मैंने लास्ट टाइम ये आपको बताया था कि अगर कंपनी अपने कैश को प्रॉपर मैनेज करेगी तो इसका मतलब ये है कि बेटा वो उससे बहुत सारे बेनिफिट ले सकती है। फिर हमने डिस्कस किया था मोटिव्स फॉर कैश होल्डिंग, कि कंपनी जो अपने लिए पैसे को होल्ड करती हैं दैट विल जनरेट नथिंग फॉर द कंपनी। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि वो पैसा जो कंपनी अपने पास होल्ड करती है, कंपनी को चाहिए कि उस पैसे को री इन्वेस्ट करना चाहिए, रीसर्कुलेट होना चाहिए, क्योंकि जितना पैसा रीसर्कुलेट होगा उतना ही ज्यादा फायदा कंपनी को होगा। लेकिन अगर कंपनी पैसे को रीजनरेट नहीं करती, उस पैसे को सिर्फ होल्ड करके रखती है, तो बेटा दैट विल जनरेट नथिंग फॉर द कंपनी। मोटिव्स हमने डिस्कस किया था कि आपने किसी को पेमेंट करनी है तो पैसे को होल्ड कर लें, कोई इमरजेंसी है आपको तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं, लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि कोशिश करें कि पैसे को पैसे की सूरत में मत मैनेज करें, बल्कि सिक्योरिटीज की सूरत में मैनेज करें। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है वो यही है। इसमें हम यही सीखेंगे कि वो पैसा जो आपने कैश की सूरत में रिजर्व किया था लास्ट टाइम, उस पैसे को अगर हम कैश की बजाय सिक्योरिटीज की फॉर्म में रिजर्व करें तो हमें क्या फायदे क्या नुकसान हो सकते हैं। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कैश मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है। इसके अंदर मैंने आपको 4 चीजें डिस्कस की थी: इंक्रीजिंग कैश इनफ्लोज, डिक्रीजिंग कैश आउटफ्लोज, स्पीड अप कैश इनफ्लोज, स्लो डाउन कैश आउटफ्लोज। कि वो पैसा जो आपके पास आ रहा है उसको जल्दी आना चाहिए, वो पैसा जो आप पे कर रहे हो उसमें थोड़ा डिले करना चाहिए, हर साल कैश में इजाफा होना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। ये सारी चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज बेटा हम आज भी कैश को ही मैनेज करेंगे, लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ कैश बट इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का मतलब है बॉन्ड, शेयर्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, कोई भी पेपर हो सकता है, स्पेसिफिक कोई एक पेपर नहीं होगा। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने 2 महीने बाद एक फलां बंदा है उसको मैंने 2 लाख रुपया देना है। एक तो तरीकाकार ये है कि आप 2 लाख रुपया 2 माह के लिए रिजर्व कर लें, जब 2 माह गुजरेंगे तो वो पैसा उठा के उस बंदे को दे देंगे। या फिर ये है कि उस 2 लाख रुपए की सिक्योरिटीज खरीद के रख लें। उससे क्या फायदा होगा? उससे ये फायदा होगा कि 2 महीने बाद जब उस बंदे को पेमेंट करने की बारी आएगी और मार्केट में जब हम सिक्योरिटीज को बेचेंगे, तो मे पॉसिबल वो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी जो है वो 2.25 लाख की हो चुकी है, 2.5 लाख की हो चुकी है। लेकिन आपका ये क्वेश्चन भी तो हो सकता है ना कि सर 2 लाख वाली सिक्योरिटीज में भी 1.5 लाख की रह जाए, नुकसान भी तो हो सकता है ना। तो यही तो बेटा मैंने आपको सिखाना है आज, कि सिक्योरिटीज की फॉर्म में कैश रखें, लेकिन सिक्योरिटीज खरीदते हुए भी हमने ऐसे नहीं किसी भी कंपनी के शेयर खरीद के रख लो, किसी भी कंपनी के बॉन्ड खरीद के रख लो, नहीं। मैं ये भी सिखाऊंगा कि जब आपने सिक्योरिटीज खरीदनी है तो किन बातों को जो है वो आपने मद्देनजर रखना है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सिक्योरिटीज मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर। मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। एग्जाम्पल बेटा मैं लूंगा और उसके बाद फिर मैं ये आपको सारे के सारे सेगमेंट एक्सप्लेन करूंगा, देन आपको आइडिया हो जाएगा स्लाइड्स के अंदर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, अब आप सपोज करें कि आपने 4 लाख रुपया जो है वो रिजर्व करना है। ओके, 4 लाख रुपीज आपने होल्ड करना है। अब ये 4 लाख रुपीज, इसमें आपने कुछ 2 लाख रुपया जो है वो किसी पर्सन को पेमेंट करनी है, 1 लाख आपने इमरजेंसी के लिए रखना है, 1 लाख आपने किसी और मकसद के लिए रखना है। यानी इन शॉर्ट आप 4 लाख रुपया जो है वो रिजर्व करना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम इन 4 लाख रुपए की सिक्योरिटीज खरीद लेंगे। सपोज करें मैं कहता हूँ जी इन 4 लाख रुपए की हमारे पास आ गई कोई 30,000 पेपर्स आ गए, जिसे हम सिक्योरिटीज का नाम दे रहे हैं। ये मैंने खरीद लिए मार्केट से। मुख्तलिफ किस्म के पेपर्स हैं, इसमें शेयर्स भी हैं, इसमें बॉन्ड्स भी हैं, इनमें टी बिल्स भी हैं, इनमें कमर्शियल पेपर भी हैं, इसमें शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज भी हैं। अब मेरे पास इस वक्त 30,000 पेपर्स पड़े हैं और उन 30,000 पेपर्स की मालियत कितनी है? 4 लाख रुपया है। अब हम इन तीन पेपर, जो 30,000 पेपर है, इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला हिस्सा बेटा हम बोलते हैं रेडी कैश सेगमेंट। ये जो नीचे आपको डायग्राम नजर आ रही है, बेसिकली मैं डायग्राम एक्सप्लेन करने लगा हूँ आप लोगों को। सेकंड बेटा आपके पास होगा कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट।
आप लोगों को पता है नेक्स्ट वीक आप लोगों के मिड टर्म स्टार्ट हो रहे हैं बेटा? नो सर, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आई हमें। बेटा हमारी तो यहाँ डेट शीट शो हो गई है, मंडे से डेट शीट आपका है, बाकी आप अपने डिपार्टमेंट से कंफर्म कर लें। तो यहाँ पे जो हमारा LBS है उसमें तो हमने डिस्प्ले कर दी है, मंडे से पेपर है, तो ऑफिशियल डेट भी बेटा आपकी मंडे से ही है, बाकी आप अपने उधर से कर लें। तो जो डेट शीट डिपार्टमेंट वाले देंगे उसके मुताबिक फिर मैं आपका पेपर लूंगा, उससे पहले फिर मैं आपको बता दूंगा पेपर पैटर्न क्या होगा, ठीक है? ओके सर। एक्सेस कैश सेगमेंट, ओके। अब हमने क्या किया, हमने ये जो 30,000 पेपर्स हैं बेटा, इनको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्सा है हमारे पास रेडी कैश सेगमेंट, एक हिस्सा है कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट, और एक हिस्सा है बेटा हमारे पास एक्सेस कैश सेगमेंट। अच्छा, अब आप रेडी कैश सेगमेंट क्या है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने कोई 2 लाख रुपया जो है वो रखना है फॉर इमरजेंसीज, जिस तरह मैंने पीछे भी आपको बताया था मोटिव फॉर कैश में इमरजेंसीज का। अब हम क्या करेंगे, अब 2 लाख रुपए आपने रिजर्व करना है। अब एक तो हल ये है कि 2 लाख रुपया साइड पे कर लें, या फिर ये हल है कि ये जो 30,000 आपके पास शेयर्स पड़े हैं, ये सिक्योरिटीज पड़ी हैं, इसमें से जितनी मालियत बनती है 2 लाख रुपए की, जितनी सिक्योरिटीज बनती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जिस 30,000 में से तकरीबन 15,000 जो पेपर हैं उनकी मालियत 2 लाख बनती है, तो मैंने क्या किया, ये 15,000 पेपर एक साइड पे कर दिए। मैंने कहा जी कि ये 15,000 पेपर मैंने उस वक्त सेल करने हैं जब मुझे कोई इमरजेंसी आएगी। अगर मुझे पूरा साल इमरजेंसी नहीं आती तो मैं ये पेपर्स नहीं छेड़ूंगा, यानी ये सिक्योरिटीज नहीं छेड़ूंगा। अब इससे मुझे फायदा क्या होगा? इससे बेटा एक तो फायदा ये होगा कि अगर आपने 2 लाख रुपया वैसे ही रखा होता तो वो 2 लाख रुपया साल बाद दैट विल जनरेट नथिंग, क्योंकि अगर आपको इमरजेंसी कोई नहीं आई तो वो 2 लाख रुपया आपका जाया गया। जाया इस सेंस में गया कि उसने कुछ जनरेट करके नहीं दिया आपको। लेकिन ये जो 15,000 की हमने पेपर्स रखे हुए, 15,000 पेपर्स रखा हुआ है जिनकी मालियत मैंने बोला कितनी है, 2 लाख रुपया है। अब हो सकता है कि जब साल के बाद इमरजेंसी आपको नहीं आई तो आप मार्केट में बेचने जाए तो मे बी ये 2 लाख रुपए वाले जो पेपर हैं ये मार्केट में 2.25 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख के सेल हो जाए। तो दैट्स वाई पर्पस मेरा यहाँ बताने का ये है कि जब भी हमने अपने कैश को मैनेज करना है तो कोशिश ये करनी है कि हम कैश को सिक्योरिटीज की फॉर्म में मैनेज करें, ना कि उसको कैश की फॉर्म में मैनेज करें। लेकिन अब अगेन मैंने वही क्वेश्चन पहले भी रेज किया था कि जब आप ये भी कह सकते हैं कि सर सिक्योरिटी की प्राइसेस कम भी तो हो सकती है ना, बिल्कुल कम हो सकती हैं। इसीलिए बेटा हम लोगों ने यहाँ पे जो 30,000 पेपर्स बनाए हैं, ये 30,000 पेपर जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोर्टफोलियो बनाया। अच्छा, पोर्टफोलियो क्या होता है वैसे, एनी आइडिया क्या होता है पोर्टफोलियो? जी, एनीवन। पोर्टफोलियो का बेटा मतलब ये होता है इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट सिक्योरिटीज। जब आप एक से ज्यादा मुख्तलिफ पेपरों में पैसा लगाएंगे उसको हम पोर्टफोलियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी मैंने पेप्सी के शेयर्स खरीद लिए, मैंने कोक के खरीद लिए, मैंने नेस्ले के खरीद लिए, तो ये 3 सिक्योरिटीज का पोर्टफोलियो बन गया आपका। आप कहते हैं मैंने इंटरलोप के खरीद लिए, मैंने फलां कंपनी के, यानी मुख्तलिफ कंपनियों में पैसा लगाना, मुख्तलिफ जगहों पे पैसा लगाना, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। हम ऐसा क्यों करते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे पैसा क्यों लगाते हैं, एक ही जगह पे पैसा क्यों नहीं लगा देते सारे का सारा? रिप्लाई किया करें बेटा यस नो में। हम मुख्तलिफ सर जगह पे पैसा क्यों लगाते हैं जी अली? सर इसलिए कि इन्वेस्टमेंट मुख्तलिफ जगह पे हो जाती है और मुख्तलिफ तरीके से हम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल। एक तो ये होगा बेटा कि फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता अगर पेप्सी डूबती है तो मे पॉसिबल कोक या नेस्ले आपको बेनिफिट दे जाए। अगर नेस्ले डूबता है तो मे बी आपको थर्ड कंपनी जो बेनिफिट दे जाए। तो जितनी मुख्तलिफ जगहों पे पैसा लगाएंगे उतना रिस्क आपका क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो दैट्स वाई कोशिश यही करनी चाहिए कि एक ही जगह पे पैसा ना लगाया जाए बल्कि पैसे को मुख्तलिफ जगहों पे लगाया जाए। अब देखिए सतारा, अगर नाम आपने सुना होगा, सतारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा नाम है। अब वो सतारा टेक्सटाइल में भी है, अब उन्होंने सतारा केमिकल भी स्टार्ट कर लिया। उसके बाद देखिए अभी उन्होंने ये अली फातिमा कॉलेज के नाम से किनार रोड के ऊपर उन्होंने कॉलेज बनाया, तो आप देखिए एजुकेशन में भी आ गए, केमिकल में भी आ गए, टेक्सटाइल में भी आ गए, यानी वो मुख्तलिफ जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि जितना सेक्टर डिफरेंट होगा आपका रिस्क उतना कम होता जाएगा। अगर एजुकेशन इंडस्ट्री फ्लॉप होती है तो केमिकल वाले फायदा दे जाएंगे, केमिकल फ्लॉप होती है तो टेक्सटाइल फायदा दे जाएगी, टेक्सटाइल फ्लॉप होती है तो जो फोर्थ इंडस्ट्री उनके पास है उसमें उनको बेनिफिट मिल जाएगा। ये अजीज फातिमा हॉस्पिटल वो भी इन्हीं का है, सतारा वालों का ही है, तो इसका मतलब है कि वो हेल्थ इंडस्ट्री में भी है। तो इसका मतलब ये कि और हमने भी यही काम करना है, हमने जब सिक्योरिटीज खरीद के रखनी है तो हमारी यही कोशिश होगी कि हमने मुख्तलिफ जगहों की सिक्योरिटीज खरीदनी है।
ना कि एक ही कंपनी के 30,000 सिक्योरिटीज खरीद के रख लें, फिर हमें तो कोई फायदा ना हुआ, फिर तो हम रिस्क में आ गए। अगर कंपनी डूबी तो सारे के सारे पैसे डूब जाएंगे। तो जितना डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाओगे उतना रिस्क कम होगा। और यहाँ पे भी जो 30,000 हमारे पास पेपर है ये मुख्तलिफ कंपनियों के हैं। अच्छा, इसके बाद है कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट। ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी को पेमेंट करनी है, यानी जिस तरह हम कहते हैं जी कि 2 महीने बाद मैंने मिस्टर अली को पैसे देने हैं, तो बोलते हैं कंट्रोलेबल और नॉन एबल कैश सेगमेंट। यानी आपको पता होता है जी कि मैंने इतनी देर के बाद फलां बंदे को पैसे देने हैं। अच्छा, अब आप कहते हैं जी मैंने 1 लाख रुपया देना है मिस्टर अली को आफ्टर 1 मंथ। अब हमने क्या किया कि जी 1 लाख रुपया कैश रिजर्व करने की बजाय मैंने क्या किया, इसी 30,000 सिक्योरिटीज में से 15,000 हमने यहाँ रख ली थी, सपोज करें 9,000 सिक्योरिटीज मैंने 9,000 यानी पेपर जो है वो मैंने यहाँ पे रख दिए। अब ये 9,000 पेपर जिनकी मालियत 1 लाख रुपया है, ये किस मकसद के लिए रखे गए कि फलां बंदे को पेमेंट करनी है जी 2 महीने बाद। जब वो बंदे की पेमेंट की बारी आएगी तो हम ये पेपर उठाएंगे और उस बंदे को पेमेंट कर देंगे। अच्छा, अब एक्सेस कैश सेगमेंट क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास पड़ा होता है, एक्सेस में जो पैसा पड़ा होता है। जिस जैसे रिटेन्ड अर्निंग वगैरह पड़ी हुई है, आपके पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हुए हैं, तो आपने भी इसको कहीं यूज नहीं किया, लेकिन आप उसको भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे, लेकिन एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो कोशिश करें कि उस एक्स्ट्रा पैसे को भी पैसे की फॉर्म में ना रखें, बल्कि उसके भी पेपर खरीद के रख लें। अच्छा, अब 15 और 9 कितना हो गया बेटा? 24, और बाकी बचा 6,000। तो बेटा जो 6,000 आपके पास पेपर्स बचे हैं, 6,000 जो आपके पास पेपर्स बचे हैं, वो हमने रखे हैं एक्सेस कैश की फॉर्म में। अगर खुदा ना खास्ता पैसे यहाँ कमी होगी तो हम यहाँ से उठा के यहाँ पूरे कर लेंगे। और ये वो पैसा होता है जो आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, लेकिन अभी आपने उसको कहीं यूटिलाइज नहीं किया। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये भी कहती है कि जो पैसा एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है उसको भी पैसे की फॉर्म में ना रखें, बल्कि इसको भी आप पेपर्स की फॉर्म में रिजर्व करके रखें। ये है बेटा हाउ टू मैनेज योर कैश इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको इसके बाद ये सिखाऊंगा कि जब आपने कोई सिक्योरिटीज खरीदनी है, जिस तरह मैंने अभी ये 30,000 पेपर कहा जी कि ये 30,000 पेपर है आपके पास, अगर आपने कोई सिक्योरिटीज खरीदनी है तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है बिफोर परचेजिंग द सिक्योरिटी? पहले यहाँ तक बताया बेटा, तीनों सेगमेंट में कोई प्रॉब्लम? रेडी कैश सेगमेंट, कंट्रोलेबल कैश सेगमेंट और एक्सेस कैश सेगमेंट। बेटा एनीवन, एनी कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर। क्लियर है? ओके। अब इसी से हम कंटिन्यू रखेंगे इसी को आगे, और आगे हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जिनको आपने मद्देनजर रखना है बिफोर परचेजिंग द सिक्योरिटी। यानी कौन से ऐसे वेरिएबल्स हैं जो आपने देखना है कि जब मैंने इसको सिक्योरिटी खरीदने जानी है तो मुझे ये सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए, कौन सी सिक्योरिटी नहीं खरीदनी चाहिए। क्योंकि देखिए मैंने आपको ये भी बताया है कि कैश को कैश की फॉर्म में रखेंगे तो अगर वो कुछ कमा के नहीं दे रहा तो वो नुकसान भी कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर कैश को सिक्योरिटीज की फॉर्म में रखेंगे तो अगर वो कमा के दे रही है तो उसमें डूबने के चांसेस भी हैं। तो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं बेटा जो आपने कंसिडर करने हैं? ओके, पहला फैक्टर बेटा दैट इज रिटर्न। 4 मेन फैक्टर बेटा मैं यहाँ पे लिखूंगा। सेकंड फैक्टर जो आपने देखना है बिफोर परचेजिंग द सिक्योरिटी, दैट इज रिस्क, सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। ये 4 बेटा पॉइंट्स है जिनको आपने मद्देनजर रखना है बिफोर परचेजिंग एनी सिक्योरिटी। अच्छा, रिटर्न क्या होता है? रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट। तो कोशिश करनी है बेटा कि ऐसी कंपनीज उठाएं जो आपको मार्केट में ज्यादा रिटर्न दे रही हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मार्केट में पेप्सी के शेयर भी पड़े हैं, कोक के भी पड़े हैं, नेस्ले के भी पड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, हम मार्केट से वो सिक्योरिटीज उठाएंगे जिनके रिटर्न हाई हैं। अब ये कहाँ से पता चलेगा? जब आप उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें प्रीवियस ईयर की, तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी सिक्योरिटीज जो है वो हाई प्रॉफिट दे रही है। तो जो सिक्योरिटीज हाई प्रॉफिट दे रही होंगी कोशिश करें कि आप जो है वो उन सिक्योरिटीज को उठाएं। लेकिन किसी एक कंपनी की नहीं उठानी, मुख्तलिफ कंपनियों की उठाएं। पेप्सी की उठा लें, कोक की उठा लें, नेस्ले की उठा लें। उसकी मैंने आपको रीजन बता दी है कि जब आप मुख्तलिफ सिक्योरिटीज उठाएंगे, मुख्तलिफ जगहों से सिक्योरिटीज को उठाएंगे, तो उसमें बेटा आपका जो रिस्क का चांस है वो कम होता जाएगा। अच्छा, अब आ जाए सेकंड, रिस्क। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी कंपनीज की सिक्योरिटीज मत उठाएं जो कि बहुत ज्यादा रिस्की हैं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर हमें वेल रिप्यूटेड कंपनीज को उठाना चाहिए। वेल रिप्यूटेड का मतलब है जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो आप उठाएं सिक्योरिटीज।
ना कि ऐसी कंपनीज जिन मार्केट में पहली दफा आई हैं, आप उसको जानते ही नहीं है, आप उसकी सिक्योरिटीज खरीद लें, पता चले बाद में कि यार इस कंपनी की तो सिक्योरिटी खरीदने वाला ही कोई नहीं है बाद में, तो फिर आप नुकसान में जाएंगे। तो कोशिश करें ऐसी सिक्योरिटीज उठाएं जिसके ऊपर रिस्क आपको क्या करना पड़े, कम से कम फेस करना पड़े। इसी तरह बेटा सेफ्टी। अच्छा, सेफ्टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, सेफ्टी का मतलब है यहाँ पे सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए, जब आप बेटा किसी भी जगह पे पैसा लगाते हैं ना, तो पहले माइंड में हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है कि यार ये 10 लाख रुपए मैं लगा रहा हूँ, कम से कम यार ये 10 लाख नहीं डूबना चाहिए। हाँ, इसके ऊपर प्रॉफिट मिले या ना मिले, कम से कम ये जो मेरी ओरिजिनल अमाउंट है जिसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, यार कम से कम ये सेफ रहनी चाहिए, बाकी मेरा ये पैसा नहीं डूबना चाहिए। प्रॉफिट मिल जाए वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम ये मेरे पैसे जब मैं वापस करूं तो ये मुझे पैसे वापस मिल जाए। इसको बोलते हैं सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। अगेन बेटा कोशिश ये करनी है आपने कि आप ऐसी कंपनीज में पैसा लगाएं जहां पे आपकी ओरिजिनल अमाउंट सेफ रहने के चांसेस ज्यादा हों। तो बेटा फिर वही वाली बात कि हम ऐसी कंपनीज उठाएंगे जिनकी रेपुटेशन बहुत हाई होगी, ना कि न्यू कंपनी की सिक्योरिटीज को उठाओगे। क्योंकि जो रेप्यूटेड कंपनी लाइक नेस्ले हो गया, कोक हो गया, पेप्सी हो गया, ये वो कंपनी थे जो वेरी वेल नोन कंपनीज है। इनकी सिक्योरिटीज उठाएंगे तो यहाँ पे चांसेस ऑफ जो है लॉस वो कम है, यानी आपकी जो अमाउंट डूबने के चांसेस है वो कम है, फ्रॉड होने के चांसेस कम। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल नहीं है, रिस्क इज ऑलवेज देयर, लेकिन खत्म कम चांसेस उनके कम है एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज ABC XYZ को, अगर आप दूसरी कंपनीज के साथ उसको कंपेयर करें। तो अगेन बेटा जब भी आपने कोई सिक्योरिटीज खरीदनी है, जब भी आपने पोर्टफोलियो बनाना है, तो थर्ड आपने ये मद्देनजर रखना है कि जो मेरी ओरिजिनल अमाउंट है वो क्या सेफ रहेगी वहां पे या नहीं रहेगी। फोर्थ वन इज लिक्विडिटी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। लिक्विडिटी का मतलब होता है हाउ क्विकली यू कैन सेल योर सिक्योरिटी, सेल द सिक्योरिटी। यानी अगर आपको इमरजेंसी में कोई सिक्योरिटी बेचनी पड़ जाए एकदम, तो क्या आपके पास ऐसी सिक्योरिटीज है जो मार्केट में फौरन बिक जाएंगी। तो कोशिश करें बेटा ऐसी सिक्योरिटीज खरीद के रखें जो मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडेट हो। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकें। देखें, मैं आपसे कहता हूँ जी कि एक चाइना का मोबाइल ले जाए मार्केट में, एक सैमसंग या आईफोन ले जाए, तो किसके चांसेस ज्यादा है बिकने की बेटा? आईफोन के सर। आईफोन या सैमसंग के चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू चाइनीज मोबाइल, क्योंकि उसकी लिक्विडिटी ज्यादा है। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि उसके बिकने के चांसेस ज्यादा है जल्दी से जल्दी। सेम बेटा यहाँ भी यही कॉन्सेप्ट है। आपने अब 30,000 पेपर खरीद के रखा हुआ है। अब वो 30,000 पेपर में से ऐसे पेपर नहीं होने चाहिए कि जिनको मार्केट में बेचने जाए तो लोग पूछें ये कंपनी कौन सी है, XYZ कंपनी कौन सी आ गई, ABC कंपनी कौन सी आ गई। यानी अगेन बेटा, अगेन वो कंपनियां उठाएं जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, वो कंपनियां उठाएं जिनको लोग जानते हैं, वो कंपनियां उठाएं जिनको पता है यार इसका सिक्योरिटी मार्केट में लेके गए तो लोगों ने फौरन खरीद लेनी है। इंटरलूप हो गया, MCB हो गया, आपके मुख्तलिफ बैंक्स हो गए, मुख्तलिफ आपकी टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियां होगी, तो ऐसी कंपनियों की आपने सिक्योरिटीज उठा के पोर्टफोलियो बनाना। तो ये है बेटा कुछ बातें जो आपने मद्देनजर रखनी है बिफोर मेकिंग द पोर्टफोलियो। जब आप पोर्टफोलियो बना लेंगे तो फिर हम पैसे को पैसे की सूरत में मैनेज नहीं करेंगे, बल्कि पैसे को सिक्योरिटीज की सूरत में मैनेज करेंगे। ये था बेटा हमारा लास्ट पोर्शन जो हमारा लास्ट टाइम रहता था कि कैश एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट में कैश मैनेजमेंट क्या होती है और सिक्योरिटीज मैनेजमेंट क्या होती है। पूछे बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन अगर है तो। नो सर, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं अभी फिलहाल अगला चैप्टर स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि शायद आपका नेक्स्ट वीक आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ, गाइड कर देता हूँ कि हम लोगों ने कौन कौन से जो है वो टॉपिक अभी तक डिस्कस किए हुए हैं, और उसमें से फिर आपका जो है वो पेपर आएगा। बाकी जो भी डेट शीट होगी उसके मुताबिक ही पेपर होगा आप लोगों का। हम लोगों ने स्टार्ट किया था बेटा बिल्कुल जहाँ से हमने FM से स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, मैंने आपको उसकी डेफिनेशन वगैरह बताई थी। फिर हमने बिजनेस टाइप्स ऑफ बिजनेस को डिस्कस किया था। देन हमने डिस्कस किया था आपके एजेंसी प्रॉब्लम क्या होती है, एजेंसी प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। फिर हमने फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स को डिस्कस किया। देन हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का चैप्टर स्टार्ट किया, तो उसमें से कुछ पोर्शन मैंने आपको करवाया। तो वही वाला पोर्शन जो जितना मैंने करवाया वो आपने करना है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मे भी उसमें से कुछ न्यूमेरिकल भी दूंगा करने के लिए आप। तो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल फ्यूचर वैल्यू वाले जो फॉर्मूलाज हमने किए थे वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने। एंड द लास्ट बेटा जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने अभी डिस्कस किया कैश एंड सिक्योरिटीज मैनेजमेंट का। जो यहाँ तक बेटा हमारे तकरीबन कोई 4 चैप्टर बनते हैं, तो ये 4 चैप्टर्स के अंदर से आपका जो है वो मिड टर्म एग्जाम होगा। इनसे रिलेटेड कोई बात पूछनी है तो पूछें बेटा।
नो सर, फिलहाल तो कोई नहीं, अगर कोई इशू हुआ तो मैं आपसे डिस्कस कर हाँ लूंगा। डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी मैंने लेक्चर सारे आपके अपलोड कर दिए हुए हैं। जो लास्ट वीक लेक्चर हुआ तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किया क्लास शुरू होने से पहले। आज वाला जो लेक्चर होगा ये भी मैं अपलोड कर दूंगा, आपके मिनट से पहले पहले अपलोड हो जाएगा। तो अगर जी आपने सर। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग मुझसे डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। और सीआर साहब अटेंडेंस बेटा मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर में शुरू नहीं कर रहा है सिर्फ इस वजह से कि नेक्स्ट वीक आप लोगों की मिड टर्म एग्जाम है, तो आप उसकी तैयारी कीजिएगा। उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर।